Hello students. So in the previous class we discussed about the significant figures and the scientific notations, है ना. वहाँ पे हमने समझा था कि भाई क्यों significant figures का measurement में importance है. ठीक है. Now today we are going to discuss about dimensions of physical quantities. ठीक है. Dimensional analysis के बारे में हम लोग यहाँ पे समझेंगे. देखो ये बहुत ही important part है of your सेकेंड यूनिट, यू नो, जो यूनिट्स एंड डायमेंशंस है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है ये डायमेंशनल एनालिसिस आता है. ठीक है. बिकॉज यहाँ पे हमें ये समझना है कि भाई आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज तो हैं, बट हाउ यू कैन रिप्रेजेंट दोज फिजिकल क्वांटिटीज इन सच अ वे दैट द रिप्रेजेंटेशन कुड बी इन सच अ वे दैट बाई सीइंग द रिप्रेजेंटेशन यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है इस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है. ठीक है. स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपका डिराइव्ड यूनिट्स की हम बात करते हैं. ठीक है. तो मैंने आपको बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बताया था. ठीक है ना, एसआई यूनिट्स के बारे में. तो देखो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि भाई ये डायमेंशंस क्या होते हैं. तो यू सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डायमेंशंस तो इसका यूज क्यों होता है, ताकि यू कैन understand the nature of physical quantities. ठीक है. if you want to understand the nature of physical quantities तो उसके बारे में जानने के लिए आपको डायमेंशंस का यूज किया जाता है. सो डायमेंशंस बेसिकली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, है ना. तो अभी क्या है कि भाई डिराइव्ड यूनिट्स का यूज करके हम लोग सारे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या कर सकते हैं कि भाई हम लोग जो 7 बेस यूनिट्स हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनका यूज करके हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है ना. तो भाई बहुत सिंपल सी बात है कि कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसको देख लेते हैं एक एक करके. ठीक है. अब सबसे पहला क्या है आपका जो बेसिक जो क्वांटिटी है, व्हाट इज दैट, इट इज लेंथ, है ना. और लेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेंथ को रिप्रेजेंट हम लोग कैपिटल एल से विद इन दिस ब्रैकेट करते हैं. अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि भाई अगर आपको डायमेंशंस का रिप्रेजेंटेशन करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये. वैसे ही तो अगर मैं लेंथ की बात करता हूँ उसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करता हूँ मैं विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. सिमिलरली अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स कैपिटल एम. ठीक है. देन थर्ड इज योर टाइम. ठीक है. टाइम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स में कैपिटल टी से. ओके. देन फोर्थ इज योर व्हाट, फोर्थ इज योर इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक करंट को किससे रिप्रेजेंट करूंगा मैं, कैपिटल ए से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. फाइन. देन कम्स योर थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर. अच्छा, जब आपको ना बेस यूनिट की बात आती है ना, तो वहां पे कई बच्चे टेम्परेचर लिख के आ जाते हैं, भैया थर्मोडायनामिक टेम्परेचर लिखना है. और थर्मोडायनामिक टेम्परेचर को किससे रिप्रेजेंट करूंगा, कैपिटल के से विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. ठीक है. देन कम्स योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और इसको कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स सी डी. अभी ये दोनों स्मॉल होगा, सी डी स्मॉल होगा. सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स स्मॉल एमओएल, मोल. ठीक है. तो इसको समझना बहुत टफ नहीं है. देखो बहुत सिंपल सा है. लेंथ का कैपिटल एल ले लिया है, मास का एम ले लिया है, टाइम का टी ले लिया है, पहले वर्ड से, है ना. इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर का ए ले लिया है. थर्मोडायनामिक टेम्परेचर का क्या होता है, ऐसा यूनिट केल्विन होता है, उसका कैपिटल के ले लिया है. ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, उसका सी डी इन स्मॉल ले लिया है. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, ऐसा यूनिट मोल, तो उसको एमओएल ले लिया है. ठीक है, विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. तो इसमें सारा कुछ मतलब टोटल जो 7 बेस यूनिट्स है उसमें जो 5 तक है, 5th यूनिट तक जो है वो कैपिटल में लिखे जाते हैं. ओनली स्मॉल में क्या लिखा जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. ठीक है. तो अभी अगर हम लोग समझना चाहें कि भाई डायमेंशंस हैं क्या, ठीक है, डायमेंशंस हैं क्या, इनको भी हम थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं. ठीक है. तो डायमेंशंस को कैसे आप बता सकते हो, भाई आपको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है ना. सो डायमेंशंस,
the dimensions of a physical quantity, it is a means the dimensions of a physical quantity are the powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. So this is what the definition of your dimension is. ठीक है, कोई अगर एग्जामिनेशन में पूछता है आपको तो डायमेंशन का यही एक्चुअली आपको क्या बताना है, डेफिनेशन बताना है. ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको हमेशा ख्याल रखना है कि जो आपका रिप्रेजेंटेशन होगा, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायमेंशन. सो डायमेंशन इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग व्हाट, यूजिंग अ स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, ये आपको हमेशा ख्याल रखनी है. ठीक है ना, तो अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, इसको लिटरल मीनिंग अगर समझें तो स्क्वायर ब्रैकेट क्या है, द डायमेंशंस ऑफ पढ़ते हैं इसको. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना. तो अगर मैं लिखता हूं क्या, अगर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूं L, तो ये क्या हो गया, द डायमेंशंस ऑफ, इसको पढ़ोगे कैसे, द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना, इस तरीके से आप पढ़ते हो. ठीक है, तो ये क्या है, जैसे कि आई कैन गिव यू एन एग्जांपल. भाई आपको जो है डायमेंशन अगर लिखना है, ठीक है, तो मान लो कि मुझे क्या निकालना है, कि मुझे दिया हुआ है कोई ऑब्जेक्ट. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है, मान लो दिया हुआ है कि भाई मुझे एक ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम निकालना है. ठीक है, लेट अस सपोज कि वो ऑब्जेक्ट क्या है, क्यूब है. ठीक है, मुझे अगर वॉल्यूम का क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, मुझे क्या पता है क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है साइड का क्यूब, है ना. तो साइड टू द पावर 3 बोलते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली इट इज इक्विवेलेंट टू लेंथ ऑफ द साइड टू द पावर 3, है ना. अभी लेंथ का मुझे क्या पता है, डायमेंशन मुझे क्या पता है कि वो L होता है, करेक्ट. तो मैं इसको डायमेंशन कैसे लिख सकता हूँ, वॉल्यूम का L इंटू डायमेंशंस ऑफ लेंथ, है ना. तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्चुअली लेंथ क्यूब. लेकिन इसको ऐसे ना लिख के हमेशा इसको इनसाइड लिखते हैं हम लोग, L क्यूब लिखोगे विद इन. तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशंस ऑफ वॉल्यूम that is represented within square brackets as L to the power 3, है ना. यही तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि dimensions are represented of a physical quantity are powers or exponents to which the base quantities are raised to represent that quantity. तो अभी वॉल्यूम को मुझे अगर रिप्रेजेंट करना है तो बेस पावर क्या है, लेंथ का L होता है, L to the power 3 मैंने किया तो उससे क्या मुझे मिला, वॉल्यूम. ठीक है, अभी क्या है, मुझे अब भाई सीधी सी बात है कि वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है किससे, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है आपका m से, और m मतलब क्या, मास, और किससे, टाइम से. टाइम और वॉल्यूम से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है वॉल्यूम का, है ना. तो इसीलिए अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो इसको मैं m0 लिखूंगा और t0 लिखूंगा. ठीक है, तो m0 t0 की वैल्यू क्या होगी भाई, एक क्वेश्चन आएगा कि क्यों m0 क्यों लिख रहे, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, है ना. और आपको यहां मैं बता दूं कि जब भी हम लोग मैकेनिक्स की बात करते हैं, मैकेनिक्स, तो मैकेनिक्स में 3 फंडामेंटल पार्ट्स आते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज आते हैं. वो कौन कौन से फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम. ये 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का यूज मैकेनिक्स में जरूर होता है. अब मैकेनिक्स क्या है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 में अच्छे से समझाया है. ठीक है ना, ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, इसमें हम लोग जो है इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स के बारे में हम लोग 11th स्टैंडर्ड में अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे. ठीक है, तो क्या है कि मास, लेंथ और टाइम क्या होता है कि 3 इंपॉर्टेंट की कंपोनेंट्स होते हैं मैकेनिक्स के. ठीक है, हर मैकेनिक्स में हर चीज इन 3 क्वांटिटी से रिप्रेजेंट की जाती है. ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम लोग
मैकेनिक्स की बात करते हैं या मैकेनिक्स से रिलेटेड अगर कोई हमें क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके केस में हम लोग हमेशा एम और एल और टी का यूज करेंगे हमेशा, या फिर इसको मैं हमेशा जो है ना एम एल टी, ठीक है, वेयर एम टू द पावर एक्स, एल टू द पावर वाई एंड टी टू द पावर जेड। और ये एक्स वाई जेड क्या हो जाएंगे, ये एक्स वाई जेड एक्सपोनेंट्स, जो भी एक्सपोनेंट्स आने चाहिए वो आएंगे। हमेशा मैकेनिक्स में हम लोग एमएलटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट को अगर मैं यहाँ पे लगाऊं वॉल्यूम में, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं एम जीरो एल टू द पावर 3 टी टू द पावर 0, है ना। तो आखिरी में क्या होगा, m टू द पावर 0 1 हो जाएगा, t टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो l टू द पावर 3 ही बचेगा, जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब है, करेक्ट। सिमिलरली लेट अस सपोज कि मैं आपको कहता हूं भाई फोर्स, मुझे एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं ना, लेट अस सपोज दिस इज अवर फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है। तो सेकंड एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको कहता हूं मुझे फोर्स का डायमेंशन निकाल के बताओ, तो कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले ये बात समझ लो कि डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जो है बिल्कुल मतलब आप समझ लो रूल ऑफ थंब हो गया, है ना, कि भाई आपको जो है फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर मैं फोर्स का डायमेंशन निकालना चाह रहा हूं तो उसके लिए मुझे फॉर्मूला पता होना चाहिए। मुझे क्या पता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। हम लोग लिखते हैं ना इस तरीके से लिखते हैं, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। एक्सेलरेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइन। अब देखो ये तो बहुत सिंपल है कि भाई मास तो हमें पता है कि बेसिक यूनिट है, लेकिन एक्सेलरेशन इज नॉट अ बेसिक यूनिट, करेक्ट। तो अब एक्सेलरेशन को मुझे क्या करना होगा, मुझे इनको बेस यूनिट्स में डिराइव करना होगा। तो एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन क्या होता है, जो भी आप डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो, है ना, डिवाइडेड बाई टाइम का स्क्वायर, ठीक है। यही आपका एक्सेलरेशन होता है कि कितने कितने स्क्वायर टाइम में आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। अब डिस्टेंस को एक्चुअली क्या होता है, डिस्टेंस को किससे मेजर करते हो, तो भाई लेंथ होता है, लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर होता है, ठीक है। तो भाई इससे पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई ए को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, लेंथ को एल से दिखा दो, डिवाइडेड बाई टाइम स्क्वायर को टी स्क्वायर से दिखा दो, ठीक है। या फिर इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, एल टी रेस टू -2, ठीक है। अब क्यों टी रेस टू -2 आया, ये 2 टी ऊपर गया तो 2 जो है वो -2 हो जाएगा, ठीक है। सो अब फोर्स को निकाल लेते हैं भाई। फोर्स के बारे में हमने बात की थी, तो क्या हो जाएगा, ये m इंटू एल टी रेस टू -2 आ गया, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, m l t -2, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप एक्चुअली क्या कर सकते हो, जो आपके जो भी फिजिकल क्वांटिटीज दिए जाते हैं उनको आप जो है डायमेंशंस में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अगर पढ़ने की बात आती है तो हम क्या पढ़ेंगे, तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ सकते हैं कि द फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -2 डायमेंशन इन व्हाट, टाइम, ठीक है। इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि भाई 7 यूनिट्स के बेसिस पे पढ़ो, तो कैसे पढ़ोगे कि फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 डायमेंशन in length, -2 dimensions in your time, and the dimensions in all other base quantities are 0, है ना। इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हो, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे हमेशा ख्याल रखो, यहाँ पे एक नोट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। व्हाट इज दैट कि whenever you do this kind of representations ना, the magnitudes are not considered. The magnitudes are never considered in this representation. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यूज, वैल्यूज आर नॉट कंसिडर्ड। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग केवल जो है ना फिजिकल क्वांटिटी एंड उनके यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि क्वालिटी ऑफ द टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी बात होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लो मैं कहता हूँ कि आई हैव सर्टेन
सर्टेन कंडीशंस। क्या हो सकता है भाई? वेलोसिटी, देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है भाई। हम कहते हैं कि फाइनल वेलोसिटी अगर हमें लेनी है ना, हम लोग क्या है जो न्यूटन्स लॉज पढ़ते हैं उसमें ऐसा ही होता है ना भाई। हम फाइनल वेलोसिटी की बात करते हैं, हम लोग इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी की बात करते हैं, है ना, एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, करेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे वेलोसिटी के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है यहाँ पे हम लोगों ने वेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी हो गया ना। लेकिन ये सारा जो है ना, ये जितना आपने पढ़ा है ये टोटल अंडर वेलोसिटी ही आएगा। ऐसा नहीं है कि भाई चेंज इन वेलोसिटी के डायमेंशन चेंज हो जाएंगे, फाइनल वेलोसिटी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा और एवरेज वेलोसिटी का डायमेंशन चेंज हो जाएगा। ये सब जो होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी ही कहलाएगा। और हमें क्या पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन, आई एम सॉरी, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस क्या होता है, एल, और टी -1 हो जाएगा। तो हमेशा आपको क्या है, एल टी -1 ही आएगा, चाहे वो चेंज इन वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो या एवरेज वेलोसिटी हो, है तो वो वेलोसिटी ना। तो उसका जब भी डायमेंशन लिखोगे तो वो एल टी रेज टू -1 ही कहलाएगा। ओके, अब हम लोग कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और समझ लेते हैं। एक तो क्या है कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग डायमेंशंस के बारे में समझे हैं, अब हम देखते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूलेस क्या होते हैं, ठीक है ना। तो देखो, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं बाय सेइंग दैट कि द एक्सप्रेशन which shows how and which of the base quantities represent the dimensions of a physical quantity, is called dimensional formula। है ना। सो डायमेंशनल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है कि भाई कौन सा बेस क्वांटिटी है ना, और किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है डायमेंशन को, वो जो है वो डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है ना। जैसे कि आपको मैंने पहले ही एग्जांपल बता दिया हो, क्या कि अगर मैं आपको कहता हूं कि मुझे रिप्रेजेंट करना है व्हाट, वॉल्यूम, है ना, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, m0 l3 t0, ठीक है, l⁻3 t0, है ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं आपको वेलोसिटी या स्पीड की बात करता हूं तो क्या हो जाएगा, m0 l1 t⁻⁻1, है ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे एक्सेलरेशन मुझे बताओ, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m0 l t⁻², है ना। वैसे ही अगर जो है मैं आपको कहता हूं, लेट अस सपोज कि भाई मुझे आप डेंसिटी का बताओ, सो अब डेंसिटी का मुझे पता है क्या, मास अपॉन वॉल्यूम होता है ना। फॉर्मूला याद होना चाहिए, इसीलिए तो इसको कहते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इसमें क्या हुआ, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, इधर क्या हो गया m, इधर क्या हो गया m0 l³ t0, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, m0 तो ये 1 हो गया, तो ये ऊपर में क्या आ जाएगा, एक तो m आ जाएगा, एक l⁻³ आ जाएगा और एक t0 हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है, ये 0 ऊपर जाएगा तो 1 - 0 हो जाएगा, है ना। या फिर ये 0 तो वैसे ही 1 हो गया है, तो ऊपर का m बचा है, l-3 t0 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हमें जो है डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है वो आपको मैंने बताया। अब इसी के बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होता है, दैट इज नोन एज डायमेंशनल इक्वेशन।
ठीक है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई डायमेंशनल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि दैट एन इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its डायमेंशनल फॉर्मूला। भाई हमें डायमेंशनल फॉर्मूला तो पता चल गया है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशनल इक्वेशन, इज कॉल्ड व्हाट, द डायमेंशनल इक्वेशन। ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन निकालने के लिए क्या होता है भाई, कोई एक इक्वेशन है जो हमें कैसे मिला है, हमने फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ इक्वेट कर दिया है। ठीक है, तो क्या है एक्चुअली, अगर हम लोग इसी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो एक्चुअली क्या है डायमेंशनल इक्वेशंस। सो डायमेंशनल इक्वेशंस क्या है, इक्वेशंस हैं, और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं भाई, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस को उनके बेस क्वांटिटीज में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बता सकते हैं भाई, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो वॉल्यूम के लिए मैं उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, कैपिटल वी से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और उसको मैं इक्वेट किससे कर देता हूं भाई, जो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, तो वो क्या है, m0 L⁻³ T0। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे वेलोसिटी या स्पीड निकालना है। ठीक है, तो स्पीड के लिए क्या होता है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर देता हूं स्मॉल v से, और उसके इक्विवेलेंट मैं क्या बता देता हूं भाई, क्या है उसका L⁻⁻1 है ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि भाई मुझे क्या निकालना है, मुझे फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं फोर्स को क्या रिप्रेजेंट कर दूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर दूंगा कैपिटल F से, और उसके बाद यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा mLT-2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूं कि मुझे क्या निकालना है, मुझे डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो डेंसिटी को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा, मान लो रो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेंसिटी को, मैं उसको जो है स्क्वायर ब्रैकेट्स में लेफ्ट साइड लिख दूंगा, और राइट साइड में मैं उसको सिंपल ml-3 T0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आया है, उसको जस्ट हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कहते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन बना रहे हैं, मतलब क्या है कि जो जैसे आप इक्वेशन लिखते हो ना, क्या लिखते हो भाई, वॉल्यूम अगर मैं कहूंगा तो मान लो डेंसिटी अगर मैं कहूंगा तो इसको कैसे लिखोगे भाई, रो इज इक्वल टू m/v है ना। अब v तो आपके पास पता है क्या है, v जो है वो m0 L3T⁻0 है, और ये बस, तो रो को इधर पे भी रिप्रेजेंट कर दो और इधर पे भी आप उसको रिप्रेजेंट कर दो राइट हैंड साइड में, तो वो क्या कहलाएगा, डायमेंशनल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हमने देख लिया कि भाई डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशंस क्या होते हैं। ठीक है, अब हमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये समझनी है कि भाई डायमेंशनल एनालिसिस करते क्यों है ना, एंड सो व्हाट इज इट्स एप्लीकेशंस, दैट वी आर गोइंग टू सी इन ब्रीफ। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आपको समझना है, क्योंकि क्या है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में भी थोड़ा सा इसमें आपको समझने की जरूरत आता है ना, एग्जाम में भी इससे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अभी देखो बहुत सिंपल एक जो प्रिंसिपल होता है फॉर योर इक्वेशंस, और फॉर योर whenever you do certain arithmetic calculations in your of your physical quantities, हमेशा याद रखो, अगर आप ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आप किसके साथ कर सकते हो, आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट हमेशा सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज का करना पड़ेगा, सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज।
ये आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। और ये बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है समझना ना। जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ कि भाई आप मुझे क्या करो, आप मुझे, अगर आप बोलते हो नहीं मैं क्या करूँगा ना, लेंथ को ऐड कर दूंगा टाइम के साथ, इज इट फिजिबल? इट इज़ नॉट फिजिबल। लेंथ टाइम के साथ कैसे ऐड हो सकता है? लेंथ टाइम के साथ ऐड नहीं हो सकता है ना। लेकिन अगर वही मैं कहता हूं कि भाई अगर यू आर गोइंग टू डू मल्टीप्लाई और डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ऑपरेशंस, तो वहां पे नॉट नेसेसरी दैट सिमिलर क्वांटिटीज होनी चाहिए, है ना। तो नॉट नेसेसरी मतलब अगर मैं कहता हूं कि आप लेंथ को टाइम से डिवाइड कर दो, सो इट इज पॉसिबल, है ना। इसीलिए तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं ना, एल टी रेज टू -1। ठीक है, आप लेंथ को टाइम से डिवाइड करते हो, इट इज पॉसिबल। लेंथ को अगर टाइम से डिवाइड करते हो या डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हो, तभी तो आपको वेलोसिटी या स्पीड मिलती है, करेक्ट। तो वही चीज है यहाँ पे। हमेशा ये दोनों जो पॉइंट्स हैं इनको हमेशा याद रखो कि जब भी आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज होने चाहिए, ठीक है ना। आप कभी भी करंट जो है उसको कभी भी टेम्परेचर से माइनस नहीं करोगे, लेकिन करंट को टेम्परेचर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो, जिससे हमें ये पता चलता है कि कितने टेम्परेचर पे जो है कितना करंट आपका फ्लो हो रहा है ना। टाइम के साथ आप करंट को जो है ऐड नहीं कर सकते हो, लेकिन टाइम के साथ करंट को आप मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। आपको पता चलेगा कितने यूनिट ऑफ टाइम में कितना करंट फ्लो हुआ, करेक्ट। सो यही बात आपको, ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। और जब हम लोग सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म आ जाता है, व्हाट इज दैट टर्म नोन एज, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, तो ये एक्चुअली मैं आपको ये वाला पार्ट क्यों बता रहा हूं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू टेल यू विथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस कि भाई हाउ यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आप क्या करते हो कि जैसे कि होता है ना कि भाई आप कंसिस्टेंसी, मतलब क्या, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो लेफ्ट हैंड साइड में जो आपके वैल्यूज आ रहे हैं इक्वेशन के, क्या वो राइट हैंड साइड में भी वही आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। अगर मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं कि भाई ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, है ना। तो जो आपका x है वो मान लो कि लेंथ में आ जाए और y प्लस जेड की वैल्यू मास में आ जाए, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है। दिस इज रॉन्ग, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझना है कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस, है ना, एंड चेकिंग द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन कैन बी डन बाय डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे कि लेट्स सी वन एग्जांपल। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। मैं आपको कहता हूं मुझे एक एक इक्वेशन आपको मैं दे देता हूं। मैं कहता हूं कि भाई एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू एक्स नॉट। अच्छा, ये जो ऐसे लिखते हैं ना, बेस में सबस्क्रिप्ट लिखते हैं ना, 0, ये सबस्क्रिप्ट कहलाता है। और ये जो ऊपर लिखते हैं इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, ये हमेशा याद रखो। लेकिन क्या होता है कि हम लोग ना इसको x0 भी पढ़ते हैं और x0 भी पढ़ते हैं। ठीक है, x0 या x0 भी पढ़ते हैं कई बार। ठीक है, तो ये हार्ड एंड फास्ट में बस आपको ना रीडिंग का आपको जो है तरीका बता दिया। ठीक है, सो x, एक इक्वेशन आपको दिया है, क्या है, x इज इक्वल टू x0 प्लस v0t, ठीक है, प्लस हाफ at²। ये आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है। अब मैं क्या बोलता हूं कि भाई मुझे टेस्ट करके बताओ, टेस्ट द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी, ओके, और होमोजेनिटी
ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई ये करके दिखाओ, ये तो बहुत ईजी है ना। कैसे टेस्ट करोगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हमें समझना है, ठीक है, कि ये क्वेश्चन में ये जो वैल्यूज दी हुई है ये क्या वेरिएबल्स है ना। तो इसके लिए पहले क्वेश्चन में अगर आपको दिया हुआ है, क्या दिया है कि भाई डिस्टेंस है ना, कौन कौन सा है, वो x है। ठीक है, ये डिस्टेंस x ट्रेवल कर रहा है, मान लो एक पार्टिकल, टाइम जो दिया हुआ है आपका वो दिया हुआ है t, है ना। और जो आपका x0 है या x0 है, what is this x0? So x0 is the initial position, है ना। और v0 जो है वो क्या है, या v0 जो है वो है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जब पार्टिकल स्टार्ट किया उस समय की वेलोसिटी क्या कहलाती है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना, एट टाइम 0। ठीक है, और ए क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो अब आपको क्या पता चल गया, आपको सारा जो है वेरिएबल है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। अब ये मिल गया तो बहुत सिंपल है, अब इसके डायमेंशंस देख लो। ठीक है, तो पहले क्या दिया हुआ है, x, मैं डायमेंशनल फार्मूला का यूज करूंगा, डायमेंशनल इक्वेशन एंड डायमेंशनल फार्मूला का। तो अगर मैं लिखता हूं x, तो उसका क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, बिकॉज डिस्टेंस इज मेजर्ड इन लेंथ। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं कहता हूं x0, तो भाई x0 भी क्या है, डिस्टेंस ही तो है, चाहे वो पोजीशन इनिशियल पोजीशन बता रहा हो, है ना। तो उसका भी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। इसके बाद अगला क्या है, v0t। देखो अगला क्या है आपका, v0t। तो भाई v0t मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी को कैसे दिखाओगे, lt - 1, मैंने अभी आपको बताया है कुछ देर पहले। और t को कैसे दिखाओगे, टाइम को t से दिखाओगे। इसको अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो t⁻⁻1 और t, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, l। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं हाफ at², तो देखो हमेशा एक बात ख्याल रखो कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं ना, जो कांस्टेंट्स होते हैं, दे आर डायमेंशनलेस क्वांटिटीज। ये जो कांस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, डायमेंशनलेस, दे आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, हमेशा याद रखो एक इक्वेशन जो होता है, इट कंसिस्ट्स ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, अगर हम लिखते हैं 2, हाफ, है ना, 3 एटसेट्रा। वेरिएबल्स क्या होते हैं जब हम लोग लिखते हैं x, y, z एटसेट्रा। ठीक है, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो जिनकी वैल्यूज वेरी करती है। कांस्टेंट्स क्या होते हैं जो जिनकी वैल्यूज वेरी नहीं होती। अगर हमने 2 लिखा तो वो 2 ही है, हाफ है तो हाफ ही है ना। तो व्हेन आई एम सेइंग हाफ at², इसमें हाफ का तो डायमेंशन होना ही नहीं चाहिए, तो हम लोग किसका लेंगे, तो at² का लेंगे। तो मुझे क्या पता है कि a का क्या होता है, lt⁻², और t² मतलब क्या हो जाएगा, t⁻², है ना। तो इसमें जो है अगेन t⁻² और t⁻², ये मल्टीप्लीकेशन है ना, तो ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, l। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि हर एक टर्म, जो मेरा इक्वेशन क्या था, x = x0 प्लस v0t प्लस हाफ at²। ठीक है, तो इसका भी l निकला, l निकला, l निकला, l निकला। इससे क्या पता चला, हर जो टर्म है आपके राइट हैंड साइड में, उसका जो डायमेंशन है दैट इज सेम, है ना, और वो इक्विवेलेंट है किसके, जो लेफ्ट हैंड साइड में डायमेंशन है। करेक्ट, तो इससे क्या पता चला कि भाई जो आपका इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट इक्वेशन है ना। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कोई लेंथ मास के साथ नहीं प्लस होगा, कोई मास टाइम के साथ नहीं प्लस होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लेंथ 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 ही प्लस हो रहा है। तो देखो हो तो क्या रहा था भाई, वेलोसिटी इंटू टाइम हो रहा था, एक्सेलरेशन इंटू टाइम स्क्वायर हो रहा था, लेकिन एग्जैक्टली द इक्वेशंस, तो इस इक्वेशंस जो हमारे बने हैं वो फाइनली आपको जो वैल्यूज दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, वो एल के टर्म्स में दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखो जब हम लोग लिखते हैं ना v = u + at, है ना, तो इसको भी देख लो कि कैसे करते हैं। चलो इस एग्जाम्पल को भी हम लोग लेके समझते हैं। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ एक और एग्जाम्पल,
v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मुझे इसका क्या निकालना है, मान लो कंसिस्टेंसी चेक करना है, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये क्या है आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, न्यूटन्स लॉ के बारे में बात होती है ना। तो भाई v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। अगर फाइनल वेलोसिटी भी होगा तो क्या हो जाएगा, वो एल टी रेज टू माइनस वन ही होगा, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एल टी रेज टू माइनस वन ही होगा, करेक्ट। प्लस आप क्या कर रहे हो, एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है, एल टी माइनस टू और इंटू टी, है ना। तो इसको अगर और मैं और लिखूं एल टी रेज टू माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो एल टी रेज टू माइनस वन ही रहा, प्लस ये t की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो ये क्या आ जाएगा, एल टी रेज टू माइनस वन। तो इससे हमें क्या पता चला कि v इज इक्वल टू ए टी यू प्लस ए टी इज अ कंसिस्टेंट इक्वेशन, ठीक है। व्हाट इज दैट, कंसिस्टेंट इक्वेशन, है ना। अब यहां पे हमें दो नोट समझना बहुत जरूरी है, दो पॉइंट हम लोग समझ लेते हैं। पहला पॉइंट कि इफ एन इक्वेशन फेल्स दिस कंसिस्टेंसी टेस्ट, ठीक है, सो इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, इट इज प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। However, if an equation passes the consistency test, it is not proved right, it is not proved right, है ना। इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एक डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट करेक्ट इक्वेशन ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन है तो वो, या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है तो वो रॉन्ग ही होगा, है ना। अगर एक इक्वेशन आप लिखते हो, है ना, लेट अस सपोज मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि दिस इक्वेशन डज नॉट पास द कंसिस्टेंसी टेस्ट, है ना, तो मतलब क्या हुआ कि डायमेंशनली वो क्या है, इनकरेक्ट इक्वेशन है, डायमेंशनली इनकरेक्ट। याद रखना मैं यहाँ पे डायमेंशनली इनकरेक्ट कह रहा हूं, मैं इक्वेशन को इनकरेक्ट नहीं कह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है, ठीक है। जब डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो, और अगर वो कंसिस्टेंसी को फेल करता है टेस्ट को, तभी तो हम लोग कह रहे हैं ना डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये हमेशा रॉन्ग इक्वेशन ही होगा, ठीक है। अगर वो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन है तो रॉन्ग ही होगा। पहला पॉइंट ये कहता है कि डायमेंशनली इनकरेक्ट है मतलब वो रॉन्ग है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो रॉन्ग है। और डायमेंशनली इनकरेक्ट कैसे प्रूव करोगे, कंसिस्टेंसी टेस्ट जो मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। जहां लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के डायमेंशन है उसको आप चेक करोगे, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि अगर यही इक्वेशन अगर पास कर जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि वो राइट इक्वेशन है, ठीक है। कई बार ऐसा हो सकता है कि भाई डायमेंशनली वो करेक्ट है, लेकिन वो जो इक्वेशन हमें बता रहा है वो एग्जैक्टली दैट इज नॉट व्हाट इज रिक्वायर्ड, है ना। तो इसका मतलब क्या है, जो हम कंसिस्टेंसी टेस्ट करते हैं वो इक्वेशन कंसिस्टेंसी टेस्ट के ये जो दो पॉइंट है इनको हमें हमेशा ख्याल रखना है कि अगर कंसिस्टेंसी टेस्ट फेल हो गया एक इक्वेशन तो भाई वो रॉन्ग है, लेकिन अगर वो पास हो गया तो नॉट नेसेसरीली वो करेक्ट ही है। फिर हमें वो भी चेक करना होगा कि भाई वो इक्वेशन, तो उसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं, दैट वी विल सी इन द अपकमिंग टॉपिक्स एंड चैप्टर्स, ठीक है, कि कैसे हम लोग समझ सकते हैं इक्वेशन रॉन्ग है या राइट है, ठीक है। तो ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी कभी ना जेईई एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी इस टाइप के नोट्स पे ना कुछ कुछ क्वेश्चंस जो है ना आपके ABCD ऑप्शंस में पूछे जाते हैं, तो आपको ये बात जो है ख्याल रखनी है, ठीक है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि भाई आपके पास एक इक्वेशन है हाफ mv² इज इक्वल टू mgh, ठीक है। इसमें क्या है कि m जो है वो तो मास बता रहा है,
v जो है वो वेलोसिटी बता रहा है, ठीक है ना। आपका g जो है वो एक्सेलरेशन है, एंड h इज व्हाट, हाइट। ठीक है, आपको क्या बोल रहा है कि भाई यहाँ पे चेक करो कि इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो भाई अगर इसको हमें चेक करना है तो बहुत सिंपल सी बात है, क्या है, पहले हम लोग LHS ले लेंगे। सो LHS क्या बोलता है कि भाई LHS कहता है हाफ mv², है ना। तो हाफ mv² को कैसे लिख सकते हो भाई, हाफ इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। m को क्या लिख सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट्स में m लिख दोगे। v का क्या होता है, LT⁻⁻1, है ना, और स्क्वायर बाहर आ जाएगा। इसको और क्या लिख सकते हो, m L²T⁻², ठीक है। ये 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो गया जस्ट उनके एक्सपोनेंट्स के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, m L²T⁻²। ये क्या हो गया आपका LHS। सिमिलरली आप क्या करोगे, RHS को चेक करोगे। RHS क्या कहता है, mgh, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, mgh को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो मास तो m होगा। एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, अगर आपको याद होगा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं LT-2 से, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है, लेंथ अपॉन टाइम स्क्वायर, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर। और h हमें पता है, h क्या है, h इज हाइट। हाइट भी किस में रिप्रेजेंट होगा, हाइट भी जो है रिप्रेजेंट होगा लेंथ के टर्म्स में, है ना। तो हमारा एक्चुअली ये क्या आ जाएगा, mL²T⁻²। देखो ये क्या हो गया, LHS is equal to RHS, so definitely that this particular equation is dimensionally correct, है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो अपने इक्वेशंस के बारे में, आप पता कर सकते हो कि वेदर दे आर डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या होता है कि अगर मुझे एक, मान लो कि एक रिलेशन दिया हुआ है, उस रिलेशन से क्या मैं फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूं, तो दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये इसका भी जो एप्लीकेशन है ना, वो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन से का एक एप्लीकेशन है कि कैसे मुझे अगर एक रिलेशन दिया हुआ है उससे एक फॉर्मूला डिराइव करना है, या फिजिकल क्वांटिटीज मुझे के बीच का रिलेशनशिप अगर मुझे पता करना है, ठीक है, तो वो कैसे होगा। तो उसके लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल अगेन, ठीक है। मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। अभी क्या है, ये एग्जांपल क्या बोलता है कि भाई देयर इज अ पेंडुलम, ठीक है, एक पेंडुलम है, ठीक है, देयर इज अ पेंडुलम, सो इट हैज pendulum which has a bob, okay, attached to a string attached to a string, ठीक है। अभी क्या बोल रहा है कि भाई वो जो बॉब है ना, एंड ऑसिलेट्स, सो द बॉब ऑसिलेट्स, ठीक है, अंडर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये तो क्या है, आपका एक सिनारियो बता दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट, सो लेंथ L, ओके, मास m, and acceleration due to gravity represented by g, okay। तो यहां पे आपको क्या बोल रहा है भाई, you derive the expression for time period using method of what, using method of डायमेंशंस, ठीक है। तो इसका एक बार हम लोग समझते हैं कि भाई इसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्या देखो कि भाई आपको कैलकुलेट क्या करना है। यहाँ बोल रहा है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है ना। तो जब टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे टाइम पीरियड का रिलेशनशिप समझना होगा पहले। तो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है भाई, एक पेंडुलम है विच हैज अ बॉब अटैच टू अ स्ट्रिंग। अच्छा, बॉब का मतलब क्या है, देखो पेंडुलम जो होता है ना, उसमें एक स्ट्रिंग होता है, और उसमें क्या होता है, एक स्ट्रिंग के एंड पे एक जो है ना, चाहे आप किसी भी एक लोहे का
या स्टील का या डिफरेंट कोई भी एक जो है अलॉय हो सकता है, जिससे एक छोटा सा जो है ना आपका राउंडेड शेप या स्फीयर शेप्ड जो है ना एक छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, जो कि गेंद के शेप का होता है, ठीक है ना, तो उसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है, तो वो अटैच है। तो वो क्या कह रहा है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन लेंथ, मास एंड एक्सेलरेशन। तो बता दिया है कि भाई पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन, तो पीरियड का मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड की बात हो रही है ना। तो भाई हम ले लेते हैं, हम क्या ले लेते हैं कि भाई एज्यूम दैट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज कैपिटल टी, ठीक है। नाउ टी अगर ये दिया हुआ है तो भाई, और आपका सब बाकी तीन क्वांटिटीज के साथ रिलेशनशिप भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशनशिप को हम कैसे बताते हैं, सो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल टू द पावर एक्स, ओके, जी टू द पावर वाई एंड एम टू द पावर जेड, है ना। तो यहां पे क्या हुआ, वेयर x, y and z are क्या, एक्सपोनेंट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये क्या हुआ, ये क्या किया हमने। देखो भाई, मुझे ये पता है ना कि your period of oscillation is related to length, mass and acceleration due to gravity, है ना। तो वो रिलेशन निकालने के लिए भाई, जब रिलेशन निकलेगा तो कुछ तो पावर आएगा ना, है ना। हम लिखते हैं ना कि भाई एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस का 1 है पावर, टाइम का क्या है 2 है पावर, है ना। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पे एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो t इज प्रोपोर्शनल टू l टू द पावर x, g टू द पावर y, m टू द पावर z, है ना। नाउ हमें इक्वेशन डिराइव करना है, तो ये प्रोपोर्शनल है, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें उसको जो है इक्वल टू में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं t इज इक्वल टू k इंटू एल एक्स जी वाई एम जेड, है ना। जब हम ये मैथमेटिक्स में हमने देखा है ना, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो k कांस्टेंट, एक कांस्टेंट होता है k, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे क्या कहते हैं, वेयर k इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है ना। k से आपके जो इक्वेशन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, डायमेंशन, उसके डायमेंशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, है ना। नाउ हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशंस ले लेते हैं, ठीक है। तो LHS की अगर हम बात करते हैं तो LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है, इसको दूसरे तरीके से बनाते हैं, ठीक है। अब हम लोग दोनों तरफ का डायमेंशन ले लेते हैं, तो कैसे निकालेंगे भाई, T को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, M0 L0 T1, करेक्ट, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। और यहां पे क्या रिप्रेजेंट करोगे भाई, लेंथ के लिए क्या होगा, L टू द पावर 1 x, g के लिए क्या होगा, g के लिए होगा L1 t माइनस 2 y, और m के लिए क्या होगा, m टू द पावर z, करेक्ट। तो यहां पे इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये l और l ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है, तो l टू द पावर x प्लस y हो जाएगा, और t टू द पावर माइनस 2y हो जाएगा, है ना, और m टू द पावर z हो जाएगा, करेक्ट। नाउ इक्वेट कर दो भाई, इसका जो इक्वेशन, जो इसके पावर्स हैं LHS में, उसको RHS के पावर के साथ इक्वेट कर दो। तो भाई m की वैल्यू क्या हो जाएगी, m टू द पावर z है, और इधर पे m टू द पावर 0 है, तो z की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ये तो हमें पहले ही पता चल गया। अब हमें क्या पता है कि भाई माइनस 2y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस 1/2 हो गई सॉल्व करने से। और वैसे ही x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, और y की वैल्यू मुझे माइनस हाफ पता है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, करेक्ट। तो हमें क्या मिल गया, x इज इक्वल टू हाफ मिल गया, y इज इक्वल टू माइनस हाफ मिल गया, और z की वैल्यू क्या मिल गई, हमें 0 मिल गई, करेक्ट। तो इससे क्या पता चल गया हमारा कि जो रिलेशन है वो क्या पता चल गया, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k
इंटू एल टू द पावर एक्स क्या है, हाफ, जी टू द पावर माइनस हाफ और योर एम टू द पावर 0। और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, t इज इक्वल टू के एल टू द पावर हाफ, जी टू द पावर माइनस हाफ और m टू द पावर 0 तो 0 हो जाए 1 हो जाएगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। और क्या लिख सकता हूं इसको मैं, t इज इक्वल टू के रूट ओवर एल अपॉन जी लिख सकता हूं इसको। सो दिस इज योर रिलेशन दैट वाज एक्सपेक्टेड, है ना। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो कोई कांस्टेंट होगी, जो कि डिपेंड करेगा कि आपका जो भी इक्वेशन है उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा। तो अगर आपको याद हो, अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि भाई k की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई होती है यहाँ पे, है ना। तभी तो आपका जो है t जो है टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी, है ना। यही होता है टाइम ऑफ ऑसिलेशन। लेकिन जब आप क्वेश्चन बना रहे हो ना, तो आप यहाँ पे लाके इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। आप एक इक्वेशन डिराइव किए हो विद द यूज ऑफ व्हाट, विद द यूज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। तो अगर हम लोग टू समराइज, अगर हम लोग एप्लीकेशंस की बात कर लें, एप्लीकेशंस की बात कर लें, व्हाट एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, अगर डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशंस की बात कर लें, तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है, टू चेक द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस कैन बी checked using dimensional formula. This is your first application. And second application क्या है आपका, so the you can deduce the relation among the physical quantities. Among the physical quantities. So these are the two applications of dimensional analysis. और याद रखो ये दोनों applications पे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैंने इन दोनों के एक एक क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। और अपने अगले क्लासेस में वी आर गोइंग टू लुक इनटू सम ऑफ द प्रॉब्लम्स, जहाँ पे और अच्छे से आप जो है इनके कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू आप इनको समझ सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी, हैव ए